नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश के साथ ग्लोबल टेंशन और निवेश का ऑप्शन। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ गया है, जो टेंशन बढ़ गया है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों को थोड़ा सहमा के रख दिया है और यही कारण है कि हमारे बाजार भी टेंशन में आ गए हैं और एक बड़ी गिरावट 2-3 दिन से लगातार बाजार में देखने को मिल रही है, जहां पर इस ग्लोबल टेंशन से आगे क्या होगा, किस तरह की स्थितियां बनेंगी और बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो गई हैं और बाजार उस पर रिएक्ट कर रहा है। ग्लोबली सारे मार्केट वीक हैं, तो इंडियन मार्केट भी वीक है, लेकिन बाजार की ये गिरावट क्या निवेश का एक बड़ा मौका देती है? बाजार की ये घबराहट क्या आपको बाजार में एंट्री का एक मौका देती है? जब बाजार लगातार नए हाईज बना रहा था, सारे जो शेयर प्राइजेस हैं वो अपने टॉप पर थे, तो क्या कुछ अच्छे शेयर्स इस समय इस गिरावट में आपको अच्छे दाम पर मिल सकते हैं? देखिए, बाजार तो सेंटिमेंट का खेल होता है और वो ऐसे ही चलता है। कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे सेंटिमेंट ऊपर नीचे तो बाजार नीचे, और वही मौका होता है जब आपको बाजार में एंट्री करने के लिए एक रास्ता दिखाई देता है। तो आज इस पर होगी बातचीत और वो क्या कुछ चुनिंदा शेयर्स हो सकते हैं जो इस वक्त इस मौके पर आप एंट्री के लिए देख सकते हैं बाजार में, उन पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो क्विकली कुछ कमेंट है इस मार्केट सिचुएशन के बारे में। शर्मिला, किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमास और इजराइल के बीच में था, ईरान दूर पे था, डिस्टेंस पे था, लेकिन अब वो डायरेक्ट एंगेजमेंट में आ गया है और उसका एक ग्लोबल इंपैक्ट आया। दुनिया भर के बाजारों में एक घबराहट दिखी, इंडियन मार्केट्स में भी दिखी। अब और भी कई तरह के ग्लोबल टेंशन है, लेकिन एक तरीके से उसमें नया चैप्टर जुड़ गया है। ये कितना लंबा चल सकता है? बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी हम देख रहे थे कि जिस तरह से 2-3 सालों में टेंशन्स काफी रहे हैं ग्लोबली, और ये बहुत कुछ अच्छी डेवलपमेंट नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इनका इस एक ऑलरेडी जो खराब सिचुएशन थी उसके साथ इस तरह के एक देश का जुड़ जाना, इसके और इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और वो शायद धीरे-धीरे सामने आएंगे। और जहाँ तक समय की बात है, मुझे लगता है कि वो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना समय चलेगा, क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार यूक्रेन और रशिया का चला था, तो मुझे लगा था कि ये शायद एक छोटा स्कर्मिश रहेगा और 2-3 हफ्तों या महीनों में खत्म होगा, एंड आई थिंक इट इज मोर देन अ ईयर। और वो कहीं भी रुकने की वी डोंट सी एनी साइंस कि वो कब खत्म होगा। तो इट्स नॉट अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन, बट आई थिंक कि मार्केट्स इस दौरान काफी रेजिलिएंट रहे हैं। So that's the only positive. But as a situation और ओवरऑल ग्लोबल लैंडस्केप को देखकर ये बहुत कुछ अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जी, तो अविनाश, कब तक बाजार इसको डिस्काउंट कर लेगा? मतलब जैसे हमने और भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जो लगातार दुनिया में चल रहे हैं, एक वक्त उनका हाइप होता है, फिर धीरे धीरे वो हम यूज टू हो जाते हैं, बाजार भी उनका यूज टू होता है। इस चीज को यूज टू होने में कितना वक्त लग सकता है आपके मुताबिक? या ये घबराहट जो हमें नंबर्स में दिखती है थोड़े थोड़े 1-2 हफ्ते दिखेगी? बिल्कुल, देखिए, जैसे शर्मिला ने कहा, ये कहना मुश्किल है कि कितना समय तक बाजार रिएक्ट करेगा, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं देखिए, इस बाजार में जब भी ऐसे मौके आते हैं तभी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। काफी ऐसे डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं जहां पे मुझे नहीं लगता कि इस ईरान इराक के वॉर से कोई डोमेस्टिक सेक्टर की कंपनियों को कोई फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से गिना चुने मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना ही इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कितना लंबा ये वॉर चलेगा ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात, अभी नतीजों का सीजन आने वाला है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी क्लियरली रिजल्ट फोकस्ड रहेगी। जहां पे भी नतीजे अच्छे आते हैं, कमेंट्री कंपनी मैनेजमेंट की अच्छी आती है, वहां पे फोकस रहेगा। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड ब्रॉडर मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। हालांकि ऑलरेडी 2 दिन सेलिंग आ चुकी है, थोड़ा सा और बाजार करेक्ट हो सकता है, बट मेरे ख्याल से ये कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, ये थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से ये भी आने वाले दिनों में करेक्ट होना चाहिए। जी शर्मिला, क्योंकि आज की तारीख में ना लगातार बहुत सारे नए लोग मार्केट से जुड़ते रहते हैं, तो सवाल मेरा बड़ा बेसिक सा है, लेकिन जो नए एंट्रेंट्स होते हैं उनके लिए नया होगा कि जब भी बाजार में इस तरह की सिचुएशन बनती है जहां एक पैनिक सेलिंग कह लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, बाजार को बस एक बहाना चाहिए होता है अपने आप को करेक्ट करने का। और वॉर लाइक सिचुएशन नो डाउट थोड़े से डाउट्स लेकर आती है और सच में वर्ल्ड इकोनॉमी को एक लेवल पे इम्पैक्ट करती है।
क्या ये मौका बनता है बाजार में एंट्री लेने का, जैसे अविनाश ने इशारा किया उस तरफ? आमतौर पे होता है कि बाजार गिर रहा है तो दूर भागो, बाजार चढ़ रहा है तो उसमें एंट्री करो, लेकिन ऐसी गिरावट आपके लिए मौके भी लाती है? आई थिंक कि इसका सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण वो होगा कि जब कोविड का समय था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो यानी वॉर्स हमने पहले देखे हैं और हमने देखा है कि उसके बाद क्या होता है, उसके दौरान क्या होता है, और उससे हम कुछ तो मार्केट अपनी अनसर्टेनिटीज दिखा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन थी और एक ग्लोबल सिचुएशन थी जिसका हमें अंदाज ही नहीं था कि क्या होगा, और वहां से मार्केट किस तरह से चले हैं, जो पहले गिरे और उसके बाद जिस तरह से चले हैं वो सभी ने देखा ही है। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आई थिंक ग्लोबली मार्केट्स काफी इस दौरान दे हैव रिकवर्ड, दे हैव प्रॉस्पर्ड एंड एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि हर मुश्किल घड़ी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही प्रेजेंट करती है। और जैसे अविनाश ने कहा कि आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग है, जहाँ पर ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, और भले स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे जाए इन द इंटरिम, लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि व्हेन थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, दीज विल बी द बिजनेसेस दैट विल ग्रो। जी चलिए, तो फिर देरी किस बात की है, फटाफट से हम स्टॉक पिक शुरू करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हमारे दोनों ही मेहमान बताएंगे जो इस गिरावट के मौके पर आप ले सकते हैं और आगे चल के ये आपको फायदा देंगे जब बाजार दोबारा इस घटनाक्रम से बाहर निकलकर खुद को एस्टेब्लिश करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, तो अविनाश आपका पहला पिक क्या होगा? विपिन, पहला पिक मेरा रियल एस्टेट सेक्टर में अनंत राज रहेगा। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि रियल एस्टेट बिजनेस तो इनका पुराना है, करीबन 25-30 साल से ये एनसीआर मार्केट में काम करते हैं। ये गुड़गांव मार्केट में काफी बड़े हैं, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने डेटा सेंटर का बिजनेस भी शुरू किया है। इनकी करीबन जो लाइसेंस कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट है, अभी करीबन 6 मेगावाट की कैपेसिटी है, और इनका मानना है कि दिसंबर का 24 तक ये 28 मेगावाट तक जाएंगे। हमारा मानना है कि देखिए, इस साल तो कंपनी करीबन 230-240 करोड़ का मुनाफा कमाएगी, जो पिछले साल 150 करोड़ था। लेकिन अगले साल एक बार ये 28 मेगावाट ऑपरेशनल होती है तो इससे करीबन 250 करोड़ का रेवेन्यू प्योरली डेटा सेंटर बिजनेस से आएगा, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर, दैट इज FY25 के लिए करीबन 350-350 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपसाइड आपको मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है कि 425-430 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो पहला पिक मेरी तरफ से अनंत राज होगा, टारगेट प्राइस 425 ओवर द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स। चलिए, तो अनंत राज इंडस्ट्रीज ये 425 के टारगेट के साथ अविनाश का पहला पिक से ओवर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ, यानी कि अगले 4 से 6 महीने के लिए ये आप बाय करके चल सकते हैं। शर्मिला जी, आपकी पहली पिक? और मेरी पहली पिक रहेगी मन्नापुरम फाइनेंस, और जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उससे ये सीधा जुड़ा हुआ स्टॉक है, क्योंकि ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी है। हाँ, हालांकि उन्होंने अभी फिलहाल में डाइवर्सिफाई भी किया है और व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग इस तरह के बाकी बिजनेसेस में भी गए हैं। बट एक चीज हमेशा रहती है कि जो सभी जानते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो द फ्लाइट टू सेफ्टी इज ऑलवेज टुवर्ड्स गोल्ड, और इस पर हमेशा हम इम्पैक्ट देखते हैं गोल्ड प्राइसेस पर, और वो दिखा भी है। आई थिंक इन पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है, और अगर चैनल चेक्स को माना जाए तो गोल्ड की रैली की कहते हैं ना कि अभी ही शुरुआत हुई है, इस तरह की बात सुनने में आती है। तो हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है वो मेरे हिसाब से ना 7-8 महीने पहले ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हम उनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, simply because they become what is called like a one trick pony, क्योंकि आपके पास एक गोल्ड लोन के अलावा और कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो बड़ी बैंक्स है वो उस बिजनेसेस में गई थी और काफी उन्होंने उसमें बढ़त दिखाई थी। लेकिन आई थिंक ऐसे समय पे ये वंस अगेन वेरी क्लियरली गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज फोकस में आई है, वेदर इट इज मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस। तो उसमें मैंने मन्नापुरम चोजन मन्नापुरम, और यहाँ पे टारगेट आप 240 के रख सकते हैं। चलिए, तो मन्नापुरम फाइनेंस शर्मिला जी की पसंद है, 240 के टारगेट के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए अविनाश, आपकी अगली पसंद? देखिए, अगली पसंद एक कंपनी है जो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गैस डिहाइड्रेशन, पोर्ट सर्विसेज। कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज।
एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि क्रूड के प्राइस बढ़ने से या गिरने से इस कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लगातार 3 और 5 साल के होते हैं। सबसे बड़ी बात, इस साल कंपनी करीबन 425 करोड़ का रेवेन्यू कमाई और करीबन 125 करोड़ का मुनाफा कमाने की पोटेंशियल रखते हैं। ऑलरेडी 9 महीने में इन्होंने 89 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने दैट इज डॉल्फिन ऑफशोर खरीदी थी, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी अगले साल से ये कंपनी भी कंट्रीब्यूशन अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को कमाएगी। जो एनालिस्ट नॉर्मली देखते हैं, इस कंपनी में करीबन 100 करोड़ के टैक्स लॉसेज है। तो विपिन, मुझे लग रहा है कि अगले साल जो पीबीटी और पीएटी रहेगा वो मोरलेस सिमिलर रहेगा। हमारा मानना है कि अगले साल करीबन 165 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और इस साल 20 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और अगले साल करीबन 25 रुपए आएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो कम से कम 425 425 तक आपको 30 तक आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। चलिए, तो यहाँ अविनाश की जो चॉइस नंबर 2 है वो है डीप इंडस्ट्रीज और 429 रुपए के ये टारगेट्स आपको दे रहे हैं। कंपनी को किस तरीके से रीड कर रहे हैं, किस तरीके का फ्यूचर देख रहे हैं, उन्होंने बताया। तो 429 रुपए के टारगेट के लिए आप डीप फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं। जी शर्मिला जी, आपका अगला ऑप्शन। मेरा अगला ऑप्शन है ग्रैन्यूल्स इंडिया। और गोइंग विद द थीम, मुझे लगता है कि और एक जो डिफेंसिव प्ले आपके पोर्टफोलियो में आपको इस तरह के माहौल में इंक्लूड करना चाहिए, और वो फार्मास्यूटिकल या इस तरह की कंपनी रहेगी। तो ग्रैन्यूल्स एक सॉर्ट ऑफ मिड साइज्ड फार्मा कंपनी है। उनके मेटाफॉर्मिन, पैरासिटामोल हमने देखा था कि काफी अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो काफी डिमांड में थे कोविड के दौरान। फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया कंपनी ने, लेकिन अभी जिस तरह से वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें इसमें, उसके साथ साथ वो एक एपीआई से फॉर्मुलेशन कंपनी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें आई है मैनेजमेंट से कि वो मार्जिन यहाँ से इस लेवल से इंप्रूव करेंगे। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है, हाल ही में उनका एक यूएस एफडीए इंस्पेक्शन हुआ, वहां से भी उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, वो व्हिच इज इन इटसेल्फ अ बिग पॉजिटिव। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 500। चलिए, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया है शर्मिला जी की पसंद। 500 रुपए के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। तो देखिए, अविनाश और शर्मिला दोनों ही दो पिक्स दे दी हैं, एक एक करके मैं फिर आपको बता देता हूं। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया आपके सामने है, शर्मिला जी की पसंद, 500 रुपए के टारगेट्स हैं। इसके अलावा जो एक और पिक्स इन्होंने दी है वो है मन्नापुरम फाइनेंस की, यहां टारगेट रहेंगे 240 रुपए के। तो ये 2 पिक्स हो गई शर्मिला की। अविनाश जी की पहली पसंद थी अनंतराज इंडस्ट्रीज, यहां पर 425 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की सलाह दी थी। और नंबर 2 पे उन्होंने रखी है एक कंपनी डीप इंडस्ट्रीज, जो कि 429 रुपए के टारगेट के साथ वो आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मैं ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली आप दोनों ही मेहमानों से, वोडाफोन के एफपीओ की बड़ी चर्चा है इन दिनों मार्केट में, तो कैसा रहेगा, क्या उम्मीद है, क्या इसमें निवेशकों को इसकी तरफ देखना चाहिए शर्मिला? आई एम नॉट एन ओवरऑल फैन। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन गया है, और भले आप अभी कुछ पैसे रेज करो, लेकिन टू स्टे रेलेवेंट इन द बिजनेस आपको हर साल हमने देखा है, वेदर इट इज जियो और वेदर इट इज एयरटेल, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह के सब्सक्राइबर बेस इनका इरोड हुआ है, और वो हर महीने के फिगर्स में दिखता है कि इट इज गेटिंग, वो जो सब्सक्राइबर्स है दे आर ऑल शिफ्टिंग आइदर टू जियो और एयरटेल। तो मेरे हिसाब से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए इससे। चलिए, तो यहाँ शर्मिला जी की साफ सलाह है कि दूर रहें तो बेहतर है इस वोडाफोन के एफपीओ से। अविनाश जी, आपकी भी क्या इसी लाइन पर सलाह है या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विपिन, मैं भी समझता हूं कि वोडाफोन का जो बिजनेस है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, और अभी तो पैसा सिर्फ 4G नेटवर्क के लिए ये उठा रहे हैं, अभी भी कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लिस्टिंग गेन्स के लिए ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा लिस्टिंग गेन रहेगा। लॉन्गर टर्म के लिए भी मुझे ख्याल से काफी दिक्कतें हैं, तो मैं इस आईपीओ एफपीओ को अवॉइड करूंगा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी, उसके बाद हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये बात हो गई वोडाफोन के एफपीओ की। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी और कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स है जहां पर आपके लिए बन सकता है अच्छा खासा मुनाफा। इस सिचुएशन में जब बाजार थोड़ा पैनिक मोड में है, एक एंट्री पॉइंट आपको मिल रहा है। वो क्या पिक्स होंगे आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ग्लोबल टेंशन, निवेश का ऑप्शन। इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ गया है, उस दौरान मार्केट में थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, थोड़ा सा नर्वसनेस है और गिरावट हम देख रहे हैं बाजार के अंदर। लेकिन यही गिरावट आपके लिए निवेश का मौका लेके आती है। इसीलिए आज हमारे दो खास मेहमान आपको बता रहे हैं कि आप बाजार में वो कौन से शेयर्स हैं जहां पर अभी दांव लगा सकते हैं, ताकि जब बाजार एक बार फिर से अपना मूड चेंज करेगा और ऊपर आएगा तो आपको होगा फायदा। राइट, तो दो पिक्स अविनाश और शर्मिला से हम ले चुके हैं। अब अगले दो पिक्स की बारी है। अविनाश, आपका अगला पिक। विपिन, अगला पिक एक ईपीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है गुजरात में। करीबन 4-4.5 हजार करोड़ की अभी ऑर्डर बुक है और करीबन इस साल हमारा मानना है कि कम से कम 165 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। इस प्रकार की टेलविंड्स और जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट ने कही है, हमको लग रहा है कि ये ऑर्डर बुक करीबन अगले साल 1.5 साल में 5,000 करोड़ तक जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा। तो करीबन 204 करोड़ का प्रॉफिट हम मान के चल रहे हैं कि FY25 में होगा। तो भाव करीबन 650 चल रहा है, जो मुझे लगता है काफी अच्छा है। ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी करेक्ट भी हो चुका है। तो अगले एक साल के लिए हमको लग रहा है कि 775 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करनी चाहिए। जी, तो पीएसपी प्रोजेक्ट 650 के आसपास इसके मौजूदा भाव, और अविनाश कह रहे हैं कि एक साल का अगर आप लक्ष्य रखते हैं तो 775 रुपए तक ये आपको दिलवा सकता है हर शेयर पर। तो अविनाश जी की पसंद पीएसपी प्रोजेक्ट्स, आप इस पर दाम लगा सकते हैं। टारगेट रहेंगे 775 रुपए। राइट, शर्मिला जी, योर नेक्स्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग विद आवास फाइनेंशियल और दो तीन चीजें मुझे ये स्टॉक के बारे में पसंद है। एक तो ये हमने देखा है, ये स्टॉक प्राइस में काफी एक गिरावट आई है क्योंकि कुछ लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एग्जिट किया था। उसके बाद ये स्टॉक लगातार करेक्ट होते गया। दैट्स नॉट व्हाट आई लाइक। जो तीन चीजें मुझे इस स्टॉक की पसंद है वो ये, एक तो मुझे वो ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ओवरऑल रियल एस्टेट और उससे जो जुड़े स्टॉक्स है वो आगे चलकर अगले 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि रियल एस्टेट स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं इन द लास्ट 8-9 मंथ्स स्टॉक प्राइस में। लेकिन ये स्पेस और खास करके जो ग्रोथ दिख रही है टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में, वो मुझे लगता है कि दैट विल पिक अप पेस एज वी गो हेड। और उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट रहेगा विच इज व्हाट आवास फाइनेंशियल्स एड्रेसेस, जो मेरे हिसाब से फोकस में रहेगा। सो एक तो मुझे वो इंडस्ट्री बहुत पसंद है। दूसरी चीज आई थिंक कि अगर आप देखेंगे तो Q4 के जिस तरह से जो डिसबर्समेंट डेटा आया वो बहुत स्ट्रांग था इस कंपनी का। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो दिक्कतें दिखी थी या जो एक एग्जिट हुए थे, उसका जो एक नेगेटिव उससे इम्पैक्ट आता है, उसको कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वो पीछे छोड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से डेटा सामने आए हैं। तीसरी चीज मुझे लगता है कि जो इस तरह की कंपनीज है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वो अगर उनका एक फोकस रहे और कुछ एक ज्योग्राफीज में वो अपनी एक होल्ड करके और फिर वहां से बिजनेस ग्रो करे, तो वो एक हमेशा बेहतर चीज रहती है, विच इज व्हाट आवास फाइनेंशियल्स इज डूइंग। सो दोज आर द थ्री थिंग्स आई लाइक अबाउट द स्टॉक, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1800। जी, इस समय तो वैसे भी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अपने वन ऑफ द बेस्ट फेजेस में है, और ऐसे में आवास फाइनेंशियल्स का ये पिक आपके लिए शर्मिला जी की तरफ से 1800 रुपए के टारगेट्स के साथ इसको बाय करने की सलाह है आवास फाइनेंशियल्स। राइट, तो अब अगले और पेनल्टीमेट पिक यानी कि आखिरी पिक की बारी है। अविनाश जी, आपका अगला पिक। विपिन, जो लास्ट पिक है वो डिफेंस सेक्टर से है और कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। देखिए, डिफेंस एक मल्टी ईयर थीम है और अभी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि शिप बिल्डिंग पे वो फोकस करेंगे। हमारा मानना है कि ये कंपनी अभी भी ऑलरेडी 4-4.5 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है और इस साल रिकॉर्ड प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, करीबन 600 करोड़ का मुनाफा कंपनी कमाएगी। हमारा मानना है कि अगले साल दैट इज FY25 के लिए भी ट्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छा है, करीबन 750 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। तो हमको लग रहा है कि यहाँ से करीबन 1300 प्लस 1350 का टारगेट प्राइस लेके ये भी इन्वेस्टर्स को एक्युमुलेट करना चाहिए। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगले 8 से 12 महीने। चलिए, कोचिन शिपयार्ड तो सरकार के जो बड़े काम है, ऐलान है, और उन पर आधारित ये एक रिकमेंडेशन 1300 रुपए की टारगेट के साथ कोचिन शिपयार्ड को बाय करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। राइट, शर्मिला जी, आपका फाइनल पिक। पेट्रोनेट LNG।
पहले मैं इसकी एक नेगेटिव बता दूं कि जिस तरह से बात चली थी मेट्रो सिटीज में, दिल्ली ने कहा था कि वो जो उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो टैक्सीज वगैरह है उसको वो ईवी पे शिफ्ट करेंगे, और ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, और उस सब में हमने एक हिट देखा था। पेट्रोनेट एलएनजी का स्टॉक प्राइस भी वहां से करेक्ट हुआ था, और एक अच्छी जो एक स्टोरी बिल्ड हो रही थी गैस, पूरे ये गैस बेस्ड सॉर्ट ऑफ कंपनीज में, वो एक ऐसे बैक बर्नर पर चली गई। लेकिन हमने हाल ही में देखा है कि एक तो जिस तरह से अनाउंसमेंट आया कि गर्मी बहुत रहेगी इस दौरान, और तो उसके चलते पावर कंपनीज को ऑलरेडी कहा गया है कि स्पेशली द गैस कंपनीज की दे हैव टू स्टेप अप एंड प्रोड्यूस मोर पावर, तो उसमें पेट्रोनेट एलएनजी का हाथ रहेगा। उसके साथ साथ आई थिंक जिस तरह से वंस अगेन बीजेपी मैनिफेस्टो में ये बात की गई है कि पाइप गैस का नेटवर्क बढ़ाने की बात हुई है, एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जिस तरह के नतीजे इस कंपनी से आए हैं और जिस तरह का ग्रोथ प्लान है, इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 3। चलिए, तो शर्मिला जी की जो फाइनल पिक है वो है पेट्रोनेट एलएनजी, 350 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह। क्विकली मैं रैप अप कर देता हूं, हमारे दोनों ही मेहमानों के 4-4 पिक आज आपके लिए हैं। तो शर्मिला जी के पिक सबसे पहले पेट्रोनेट एलएनजी जो उन्होंने अभी अभी बताया, 350 रुपए के टारगेट के साथ आप इसमें खरीदारी करके चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने आपको अवस फाइनेंशियरीज का एक शेयर सजेस्ट किया है, 1800 रुपए के टारगेट होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर खरीदारी की राय वो दे रही हैं। इसके अलावा जो नंबर 3 पर उनका पिक है दैट इज पीएसपी प्रोजेक्ट, वहां पर 700, ये अविनाश जी की वैसे चॉइस है, हम शर्मिला जी की चॉइस बता रहे हैं, वो लेकर आते हैं। तो यहां पर शर्मिला जी का एक और है ग्रैन्युअल्स इंडिया, 500 रुपए के टारगेट्स के साथ उन्होंने इसको सजेस्ट किया है, और जो सबसे पहले उन्होंने पिक दिया था वो था मनापुरम फाइनेंस, 240 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय है। तो मनापुरम फाइनेंस, ग्रैन्युअल्स इंडिया, आवास फाइनेंशियरीज और पेट्रोनेट एलएनजी, ये 4 पिक्स हैं जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शर्मिला जी की ये सलाह है। अविनाश जी ने जो आपको 4 पिक्स बताए हैं उसमें सर्वप्रथम था अनंतराज इंडस्ट्रीज, 425 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी की सलाह थी। डीप इंडस्ट्रीज यहां टारगेट दिया था 429 रुपए के साथ, डीप इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह। पीएसपी प्रोजेक्ट पर भी अविनाश बुलिश हैं और 775 रुपए के टारगेट्स दिए थे 1 साल के लिए, याद रखिएगा ये लंबी अवधि के लिए था, 1 साल के आसपास में आप इतने टारगेट्स की उम्मीद करेंगे। और फाइनली उन्होंने कहा था कोचिन शिपयार्ड, हाल ही में मिले उसको जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस आधार पर ये अविनाश की पहली पसंद बनी थी यहाँ पर आपको बताने के लिए। राइट, तो ये 4-4 पिक्स अविनाश की तरफ से और शर्मिला जी की तरफ से इस बाजार में जहां चीजें थोड़ी हेवायर हैं, आपके लिए प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले अपने दोनों ही मेहमानों से डिस्क्लोजर्स लेंगे। शर्मिला जी कुछ कहना चाहेंगे आप? Yes, I think it's safe to assume कि ये मैंने स्टॉक्स क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं, तो पर्सनली आई डोंट ओन एनी ऑफ देम। जी, अविनाश जी? नहीं, ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है, मेरे पर्सनली मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आई थिंक जितनी भी बातें हमने यहाँ पे की अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉक्स की, इस तरह की मार्केट सिचुएशन को आप कैसे रीड करें, कैसे समझें, इन अनिश्चितताओं का जो दौर आ जाता है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं दुनिया में, तब आपको मार्केट में क्या अप्रोच रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का वक्त निकाल के हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।